हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक तिथि 23/12/2024 रहेगा। यानी कि 23 दिसंबर 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 22/1/2025 यहाँ पे रखा गया है। 22 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो 22/1/2025 तक आपको जमा कराना होगा। 22 जनवरी 2025 तक आवेदन शुल्क आपको जमा कराना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है देख सकते हैं। जनरल, अगर आप जनरल कास्ट यानी कि यूआर या फिर सामान्य जाति में आते हैं, आप ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 25 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं यानी कि दिव्यांग हैं, शेड्यूल कास्ट में यानी कि एससी में आते हैं, एसटी शेड्यूल टाइप्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तब भी आपको 25 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पर देना है। तो आवेदन शुल्क सभी के लिए यहाँ पर 25 रुपए रहेगा। इसके बाद करेक्शन डेट की बात करते हैं तो अगर आपके एप्लीकेशन को फिल करते समय कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और उसको सुधारने के लिए एक डेट फिक्स किया गया है 29/1/2025। 29 जनवरी 2025 को इसका विंडो रीओपन होगा और उस समय आप जो भी त्रुटि आपकी हुई है उसे सुधार सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप इसका एप्लीकेशन फी भर सकते हैं, या फिर ई चालान बनवाकर भी आप इसका एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। तो आपको जो एप्लीकेशन फी यानी कि जो आवेदन शुल्क है उसे भरने के लिए यहाँ पर दो मेथड आपको दिए गए। इसके बाद बात करते हैं आयु की। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको वहां पर आयु का एक क्राइटेरिया रखा जाता है। तो इसमें जो आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी जो आयु है 1/7/2024 को चेक की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु की अगर बात करें तो 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक इसकी आयु रखी गई है, जो कि 1/7/2024 को इसकी गणना की जाएगी। इसके बाद छूट की बात करते हैं तो अगर छूट उन लोगों को मिलती है जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के नियम के अनुसार जो भी आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको प्रदान की जाएगी। अगर योग्यता की बात करते हैं तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके हर जॉब का अलग अलग एक योग्यता का क्राइटेरिया होता है। उसके हिसाब से आपको उसमें एप्लीकेशन फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखें, योग्यता 10th + 2 आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज आप बोर्ड से 10th + 2 पास किए हुए हैं। उसके साथ साथ क्या क्या आपको चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी का स्कोर कार्ड चाहिए 2023 का। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने एक परीक्षा ली थी 2023 में, उसका जो स्कोर कार्ड है वो आपका इसमें लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें नाइलाइट का ट्रिपल सी का पास का सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नाइलाइट का वैलिड रहेगा, पास का होना चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी का यहाँ पे 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना जानते हैं तो 25 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इंग्लिश की टाइपिंग की अगर बात करें 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे मांगा गया है, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ पर 25 शब्द प्रति मिनट अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए और उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पद निकाले गए असिस्टेंट जूनियर के, जो कि 2702 पद हैं। इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग कैसे दिखाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व यानी कि आप अगर सामान्य जाति में आते हैं तो सामान्य जाति के 1099 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 718 पदों की संख्या यहाँ पर रहेगी। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो पदों की संख्या 583 है। एसटी की अगर बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स या जनजाति, उनके लिए 64 पद रखे गए हैं।
ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस में आते हैं, उनके लिए 238 पद अलग से यहाँ पे दिए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है तो उसके लिए कुछ डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कुछ आपके पास स्कैन कॉपीज होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो की। तो आपके पास A4 साइज का एक फोटो होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आप रखिए क्योंकि उसे आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपके होने चाहिए, किसी पेज पर आप सिग्नेचर करिए, उन्हें आप स्कैन कॉपी रखिए और वो भी आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में जो भी वैलिड आईडी प्रूफ आपके होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे आधार कार्ड होता है, तो इसी तरीके से आपका एड्रेस प्रूफ भी होता है, उसमें आपके पास दोनों की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिए, जैसे कि आपके पास 10th+2 होना चाहिए, यूपी CCC का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए 2023 का, उसके साथ साथ CCC का नाइलाइट का आपके पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकी सभी की स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट्स आप उसे अपलोड करेंगे तो सारे आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी डिटेल्स है, जैसे आपका नेम होगा, आपका फादर नेम होगा, मदर नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपकी जब फिल हो जाएगी उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होता है। जब डॉक्यूमेंटेशन आपका अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद उसका आपको प्रीव्यू चेक करना है, क्योंकि जब सारा कंप्लीट फॉर्म हो जाता है तो प्रीव्यू चेक करने का ऑप्शन आपका आता है, तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो प्रीव्यू में क्या होगा, आपने क्या उसमें एंट्री की है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती हो रही है तो आप उसको प्रीव्यू में चेक करके सुधार सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल सबमिशन की। अगर आपको लगता है कि प्रीव्यू में जो एंट्री आपने देखी है सारी सही है, तो उसके बाद आप उसका फाइनल सबमिशन कर देते हैं। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको क्या करना होगा, उसका एक प्रिंट आउट जरूर लेना है। जब आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि क्या आपने लिया है और क्या आपने उसमें फिल किया है, वो सारी एंट्रीज उसमें आपके पास एक प्रूफ के तौर पर रहती हैं। उसके बाद अधिक जानकारी अगर आपको इसकी लेनी है तो आप UPSSC की वेबसाइट देखें इसके लिए, और उस पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर जाइए और उसमें सारी जो आपके एंट्रीज हैं वो सब कुछ आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर और SCO की रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन आपके चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका प्रारंभिक तिथि क्या रहेगा। तो प्रारंभिक तिथि देख सकते हैं 22/11/2024, यानी कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। और अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 12/12/2024, यानी कि 12 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि आवेदन शुल्क, जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसका आवेदन शुल्क आपको जमा करना होता है, जिसे हम एप्लीकेशन फी भी कहते हैं। तो ये फी हर केस में अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर देखें जो आवेदन शुल्क है 12/12/2024 यानी कि 12 दिसंबर 2024 तक आपको जमा कराना है। किस कैटेगरी के लिए कितना जमा करना होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी OBC EWS के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप अनरिजर्व सामान्य जाति या अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 750 रुपये एप्लीकेशन फी यानी कि आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्स यानी कि दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं, या फिर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स जनजातियों से आते हैं, तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क आपको जमा करना है वो कैसे आप जमा करा सकते हैं।
तो इसके लिए इसका मीडियम आपको दिया गया है कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी इसका आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं। लेकिन जो आवेदन शुल्क है वो आपका 12/12/2024 तक जमा हो जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, किसका? एज का। एज आपके अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो देख सकते हैं कि आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1/10/2024, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को आपकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपकी आयु 21 से 30 वर्ष रखी गई है, यानी कि मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए 30 वर्ष रखी गई है। और जो छूट की अगर बात करते हैं तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जिसमें आयु में छूट दी जाती है तो उसमें आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी एसबीआई नियम के अनुसार, जो कि एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर और एससीओ की जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है उसमें आप इसको देख सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं तो हर एग्जाम्स का एक अलग योग्यता होती है। तो यहाँ पर जब इंजीनियर की बात आती है तो आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, जो कि इसमें योग्यता मांगी गई है। उसमें एक कंडीशन और इन्होंने रखी है कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 60% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपका क्राइटेरिया वही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 60% देना ही देना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि कितना परसेंट आपका होना जरूरी है। इसके बाद इसमें ट्रेड और ब्रांच, यानी किस ट्रेड में आप भर रहे हैं या किस ब्रांच में भर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 169 पद दिए गए, टोटल पद यहाँ पर 169 है, जिसमें से रेगुलर 168, 168 रेगुलर है, जबकि एक वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग के लिए निकाली गई है, जो कि बैकलॉग आप अलग से भरेंगे। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर और एससीओ की पोस्ट है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसमें से आपको जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है अपनी अकॉर्डिंग आप उसका ट्रेड वाइज आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको जरूरत है वो सारे आपके पास स्कैन कॉपी होने चाहिए। अगर इस भर्ती की बात करते हैं हम तो एलिजिबिलिटी, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके अलावा ट्रेड वाइज मांगा गया, तो जिस ट्रेड में आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी में आपके आईडी प्रूफ चाहिए। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ में क्या है, आपका जो कोई भी प्रूफ जो आपका आईडी में यूज हो सकता है वो आपका स्कैन कॉपी में आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, एक आप पेज पर सिग्नेचर करें अपने और उसको भी स्कैन कराकर रखें। बेसिक डिटेल्स, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बेसिक डिटेल्स आपके फिल होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम भी कुछ उसमें मांगा जाता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस और आपकी जो क्वालिफिकेशन के जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो सारी बेसिक डिटेल्स आपके फिल की जाती हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे, तो स्कैन कॉपी आपकी कहाँ पर होगी, अपलोड करनी होगी। जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी और आप जब उसका प्रीव्यू चेक करेंगे, जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक बार प्रीव्यू का आपको चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो अगर गलती आपकी है तो वहाँ पे पकड़ में आ जाती है।
अगर आपने बिना प्रीव्यू देखे उसे सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिशन हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रीव्यू को देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसका प्रीव्यू चेक करें। उसके बाद जब फाइनल सबमिशन करें, तो जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से क्या होगा, आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने जो एंट्री की है, क्या क्या एंट्री की थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे, क्या कोई गलती हुई थी आपसे, वो सारा कुछ आपके पास प्रिंट आउट में रहेगा। उसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी इसकी लेनी है, तो अधिक जानकारी के लिए आप SBI SSCO की जो एग्जाम है 2024, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसका नोटिफिकेशन लें और उसमें सारी जानकारी आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। अगर कुल पदों की संख्या की हम बात करते हैं तो 23,753 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिन पर आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए। जिले वाइज अलग अलग वैकेंसीज आपको दी गई है। हर जिले की जो डिटेल्स है, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, वो अलग अलग है। तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, ताकि आपको अपने जिले के बारे में जानकारी मिले कि उसकी अंतिम तिथि क्या है। हमारे पास जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी अंतिम तिथि है वो 11/12/2024 है, यानी कि आप 11 दिसंबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन भर सकते हैं, लेकिन जिले वाइज ये अलग अलग हो सकती है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बांदा देखते हैं, तो बांदा में 178 वैकेंसी 178 वैकेंसी दी गई है। गाजीपुर की बात करते हैं तो 290 290 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं फिरोजाबाद की 345 345 वैकेंसीज हैं। आजमगढ़ में 350 यानी कि 350 वैकेंसीज हैं। सिद्धार्थनगर में 312 312 वैकेंसीज दी गई हैं। जौनपुर की बात करें तो 183 183 वैकेंसीज हैं। गोंडा में 243 यानी कि 243 वैकेंसीज हैं। बलरामपुर की बात करें तो 625 वैकेंसीज हैं 625, जो कि वैकेंसी के हिसाब से सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी बलरामपुर में है। सुल्तानपुर की अगर बात करते हैं तो 158 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है 158। देवरिया में 254 वैकेंसी यानी कि 254 वैकेंसीज दी गई हैं। प्रयागराज की बात करते हैं तो 455 455 वैकेंसीज हैं। हरदोई में 549 549 वैकेंसी दी गई हैं, जो कि वैकेंसी के हिसाब से नंबर 2 पर है, क्योंकि इससे ज्यादा से बलरामपुर में है 625। इसके बाद अदर स्टेट हम अगर बात करते हैं अदर जिले की, तो वहां पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जालौन में आपका 281 वैकेंसी है 281। कुशीनगर में 245 245 वैकेंसीज हैं। बुलंदशहर में 510, जो कि वैकेंसी के हिसाब से तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है, 510 वैकेंसीज हैं। तो 510 से ज्यादा सिर्फ यहाँ पर हरदोई 549 और बलरामपुर 625 दी गई है। बाराबंकी की बात करते हैं तो 349 वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है। कन्नौज में 138 वैकेंसी है। वाराणसी में 199 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। झांसी 290 यानी कि 290 वैकेंसीज हैं। हमीरपुर में 164 164 वैकेंसीज आपको दी गई है। अमेठी की बात करते हैं तो 400 से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है 427। और अगर आगरा की बात करते हैं तो 469 वैकेंसी हैं। अलीगढ़ में 499 वैकेंसी हैं, जो कि वैकेंसी के हिसाब से नंबर 4 पर दिया गया है। इसके बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सिग्नेचर आपके एक पेज पर सिग्नेचर करके आपको उसके स्कैन कॉपी रखना है। आईडी प्रूफ की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आपका नेम, फादर नेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। ये सारी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपने जैसे यहाँ पे 10th+2 मांगा गया कि आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो एलिजिबिलिटी का आपका सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए।
आयु की बात करते हैं तो 18 से 35 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है कि आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप उस गांव, वार्ड या फिर न्याय पंचायत के निवासी होने चाहिए जहां से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो आवेदन शुल्क आपको कुछ भी नहीं देना है, शून्य यहाँ पे रखा गया है। लास्ट डेट इसकी जो अंतिम तिथि है 11/12/2024 है, जो कि हर जिले की अलग अलग हो सकती है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जो आंगनबाड़ी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।